everyone, welcome back to the YouTube channel, and in this video we are going to learn about financial instruments. तो आपके खुद के वर्ड्स में बताओ मुझे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आपके लिए क्या है। ओके सो जान लेते हैं तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है। सिंपल वर्ड्स में जान लो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो देखो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है ओके याद रखना, मैं जो लिखवा रही हूँ वो आपको नोट्स बनाने हैं। मैं जो बता रही हूँ आप नोट्स बनाना है, जिससे आपको हेल्पफुल होगा। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है ओके, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जैसे कि चेक हो या फिर ड्राफ्ट हो, बॉन्ड हो, शेयर्स हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, फ्यूचर्स, ऑप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो, जिसके पास मॉनेटरी वैल्यू है ओके, जिसके पास मॉनेटरी वैल्यू है या फिर वो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो लीगली एनफोर्सेबल है। ठीक है, क्या कर रहा है, वो लीगली एनफोर्सेबल है, उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है ओके, एनफोर्सेबल कर रहा है अग्रीमेंट को। क्या कर रहा है, एनफोर्सेबल लीगली अग्रीमेंट को, किसके बीच में, पार्टीज जो या ओके दो या फिर उससे ज्यादा पार्टीज के बीच में ओके, किसके रिगार्डिंग होना चाहिए, तो ये रिगार्डिंग होना चाहिए किसके रिगार्डिंग, आप खुद बताओ किसके रिगार्डिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा होगा, यस दैट इज टू राइट टू पेमेंट ऑफ मनी के रिगार्डिंग ओके, राइट टू पेमेंट ऑफ मनी के रिगार्डिंग, उसको हम क्या कहते हैं, यस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ओके, जिसमें क्या क्या आता है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट आता है, फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, अरे बहुत सारे यार। तो याद रखना ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके पास मॉनेटरी वैल्यू हो, जो रिप्रेजेंट करता है लीगली एनफोर्सेबल अग्रीमेंट है किसके बीच में, दो या उससे ज्यादा पार्टीज रिगार्डिंग राइट टू पेमेंट ऑफ मनी। इसमें क्या क्या आ सकता है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा। Now, यहाँ various types of instrument है, sorry this is instrument definition, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का definition नहीं है ये आपका instrument definition। तो मतलब इंस्ट्रूमेंट का मतलब पता होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट का एक मतलब नहीं है और डायरेक्टली आप जा रहे हो तो आप खुद बताओ मुझे, समझ आएगा क्या, नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझा ओके। चलो इंस्ट्रूमेंट समझा, लेट्स गो है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ चीजें हैं जिसमें आती है पहली वाली इक्विटीज। पहली क्या आती है, इक्विटीज। इक्विटीज क्या होता है, ये ऐसा टाइप ऑफ सिक्योरिटी है जो रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप ऑफ कंपनी। इसको रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। इसको ट्रेडेड किया जाता है, मतलब ब्रॉट एंड सोल्ड, मतलब परचेस एंड सोल्ड किया जाता है स्टॉक मार्केट्स में ओके। इसको कैसे परचेस करते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी। ये अच्छा सा गुड सॉरी इट इज गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये इक्विटीज है। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, तो ये अलाउ करता है ग्रुप ऑफ पीपल को कि वो पूल करे, POOL, उनके पैसे को साथ में और प्रोफेशनली मैनेज करे, वो भी एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अपने माइंडसेट में रखते हुए। ठीक है ना, ये पॉपुलर है एंड ये कॉस्ट एफिडेंस एंड रिस्क डिविफिकेशन है एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड साउंड रेगुलेशंस है। नाउ म्यूचुअल फंड्स आपने मैथ्स में पढ़ा ही है और वो ऑफलाइन ही गया होगा क्लास, ऑनलाइन किसी का भी नहीं गया होगा। ऑफलाइन हो या ऑनलाइन पढ़ाई है आपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिसमें बहुत सारी चीजें हमने वहाँ पढ़ी है, तो आपको समझ में आ ही गया। ठीक है, सो म्यूचुअल फंड्स एक वेरियस जनरल एंड टर्मेटिक म्यूचुअल फंड्स है जो हेल्प करता है कि हम चूज करें रिस्क एंड रिटर्न पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग। फिर आता है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होता है, ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है
जो फ्यू इश्यू करते हैं राइजिंग कैपिटल में। यहाँ दोनों प्राइवेट एंटिटीज जैसे कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरे सब इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट के, वो यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट हैज मींस ऑफ गैदरिंग फंड्स। मतलब ये बॉन्ड जो है वो गवर्नमेंट इश्यू करता है, वो भी लोएस्ट लेवल ऑफ रिस्क रखते हुए एंड डिलीवर करता है फेयर रिटर्न्स। ओके, उसके बाद आता है डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स का मतलब होता है इन्वेस्टिंग करना बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, ये वेरी कॉमन वे है जहां सिक्योरिंग करना सरप्लस फंड को, ठीक है। इसके पास लोअर एंड ऑफ रिस्क रिटर्न है। फिर आता है कैश एक्विवैलेंट। ये क्या होता है, तो ये रिलेटिवली सेफ एंड हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसमें ट्रेजरी बिल एंड मनी मार्केट फंड्स एग्जांपल है। तो ये सब आता है आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एक इसमें आता है आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सो दिस इज अबाउट द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो ये किसके बारे में है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। समझाइए, ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं एंड नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या आते हैं, चलो जान लेते हैं। ओके, डोंट वरी, इसके ऊपर सवाल इतने आते नहीं है, सो याद रखो। रियल एस्टेट। नाउ यहाँ इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लैंड डिवर, मतलब ये क्या है, ये प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्रपोजिशन है, इतना याद रखो। उसके बाद आता है गोल्ड, जो क्या है, ये एक येलो मेटल है जिसको हम प्रीफर करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ओके, प्रीफर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ये, ठीक है। तो आपको समझा ये कौन सा है, नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्या लगता है ये सवाल आएगा, नहीं इतना नहीं आने वाला, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, इसलिए याद रखो, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट चीजें मैं करवाने वाली, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ओके, उन्होंने आपको नॉन इंस्ट्रूमेंट, नॉन फाइनेंशियल का भी दिया है, बट आज हम सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही देखेंगे। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, चलो। सो पहला आता है SDRS। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, फाइनेंशियल असेट्स में पहला वाला है SDRS। ये क्या होता है, SDRS, देखो ये जो है इंटरनेशनल रिजर्व असेट है। कौन क्रिएट करता है, IMF, ठीक है, जो अलाउड करता है तो मेंबर्स कंट्रीज की वो सप्लीमेंट करे एग्जिटिंग ऑफिशियल रिजर्व्स को ना। इसको हम ट्रीट नहीं करते हैं IMF लाइबिलिटी, ये IMF का लाइबिलिटी नहीं है। ओके, इसको सिर्फ कौन हेल्ड करता है, कौन रखता है, IMF मेंबर ही हेल्ड करता है। IFM मेंबर्स के मेंबर्स कंट्रीज जो है वो ही हेल्ड करता है। एंड कौन करता है, लिमिटेड नंबर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो SDR का जो होल्डिंग्स है, जो एग्जीक्यूटिवली कौन होल्ड कर रहा है, ऑफिशियल ऑथोरिटीज, जो कौन है, सेंट्रल बैंक है। जो भी ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे हो SDR में एंड किसके बीच में हो रहा है, IMF मेंबर्स के बीच में, या फिर IMF एंड उसके मेंबर्स के बीच में, उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ट्रीट करेंगे। उसको कैसे ट्रीट करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ओके, सो यहाँ तक समझा, तो ये आपका पहला वाला है। दूसरा आता है मॉनेटरी गोल्ड। मॉनेटरी गोल्ड, ये क्या होता है,
आप लोग ने सुना होगा, आप गोल्ड जो है मोगरेज में मतलब पैसे चाहिए तो आप गोल्ड को रखते हो, पैसे लेते हो। एंड ये जो गोल्ड है, तो ये सब चीजें उसको हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें देखो, इसमें स्टैंडर्ड रेगुलेशन ऑफ गोल्ड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्ड करता है एंड गवर्नमेंट करता है, जो ऑफिशियल रिजर्व का पार्ट है। ये एक फाइनेंशियल एसेट है, सिर्फ किसके लिए? सेंट्रल बैंक के लिए एंड गवर्नमेंट के लिए। जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है किसके किसके साथ? विद मॉनेटरी गोल्ड। तो जो ऑपरेशंस है ऑन परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स बाय अथॉरिटी, जो इम्प्लीमेंट कर रहा है मॉनेटरी पॉलिसी को। यहाँ परचेस एंड सेल होता है गोल्ड का, कौन? अथॉरिटी से। तो ये जो है ये इम्प्लीमेंट क्या कर रहा है? मॉनेटरी पॉलिसी को। ये जो ट्रांजेक्शन है वो कैरी होता है किसके बीच में? सेंट्रल बैंक ओनली, या फिर सेंट्रल बैंक एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। तो देखो, कमर्शियल बैंक के लिए ये स्टैंडर्ड बुलियन ऑफ गोल्ड जो है उसको वो मॉनेटरी गोल्ड नहीं ट्रीट करता, ठीक है। तो गोल्ड डिमोनेशन डिपॉजिट जो है उसको हम ट्रीट करते हैं एज अ फाइनेंशियल एसेट एंड उसको हम क्लासिफाई करते हैं एज अ गोल्ड, ठीक है। उसके बाद आता है करेंसी डिपॉजिट्स। पहले करेंसी जान लो, करेंसी क्या होता है। तो करेंसी जो है ये एक मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल एसेट है जिसमें नोट्स एंड कॉइन्स आते हैं, ओके। करेंसी जो है वो नोट्स एंड कॉइन्स है, जो इसका फिक्स नॉमिनल वैल्यू होता है। यहाँ कोई भी डेट ऑफ रीपेमेंट नहीं है। इशूड नोट्स एंड कॉइन्स जो है उसको हम कंसिडर करते हैं सेंट्रल बैंक का लाइबिलिटी, ओके। जनरली करेंसी जो है हम उसको यूज करते हैं पेमेंट करने के लिए। एंड स्टैटिस्टिकल में पर्पस पे देखोगे तो ये नेसेसरी है कि हम डिस्ट्रीब्यूट करें बिटवीन नोट्स एंड कॉइन्स। कौन इश्यू करता है? रेसिडेंट या एंड नॉन रेसिडेंट सेंट्रल बैंक्स। इफ नेशनल करेंसी कंट्रीज का लाइबिलिटी है तो फॉरेन करेंसी इज अदर्स कंट्रीज लाइबिलिटी, ओके। तो बहुत सारे कंट्रीज में सिर्फ नेशनल करेंसी को ही मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स में इंक्लूड किया गया है, ओके। जो डायरेक्टली फॉर ट्रांजेक्शन बिटवीन बिटवीन रेसिडेंट्स, ठीक है। उतना याद रखना कि उसको इंक्लूड किया, सिर्फ नेशनल करेंसी को ही उन्होंने इंक्लूड किया इसमें एग्रीगेट में, ओके, मैनी कंट्रीज। तो कोई कोई कंट्रीज जो है वो इश्यू करता है गोल्ड या फिर प्रेशियस मेटल मेड कॉइन्स को, ओके, जो यूज किया जाता है मींस ऑफ पेमेंट में ना। फिर आता है डिपॉजिट। डिपॉजिट जो है दो प्रकार के होते हैं, एक है नेशनल करेंसी, दूसरा है फॉरेन करेंसी। एक है ट्रांसफरेबल डिपॉजिट, दूसरा है नॉन ट्रांसफरेबल डिपॉजिट। डिपॉजिट क्या है? ये इसमें इंक्लूड होता है सभी क्लेम्स किसके ऊपर? सेंट्रल बैंक एंड अदर डिपॉजिटरी कॉर्पोरेशंस, जो रिप्रेजेंट करता है हैज अ बैंक डिपॉजिट। सम केसेस में अदर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है वो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को, ओके। डिपॉजिट ऑफ डिपॉजिटरी करप्शन जो है वो दो कैटेगरी में गिरता है, एक है ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स, दूसरा है नॉन ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स, ओके। तो याद रखना है इसको। ट्रांसफरेबल डिपॉजिट जो है ये मैंने आपको बताया था, नेशनल एंड फॉरेन करेंसी आता है, ओके। ट्रांसफरेबल मतलब डिपॉजिट जो है वो इजीली ट्रांसफरेबल है, ओके। तो ये पेमेंट ऑन डिमांड एट पार है विदाउट एनी पेनल्टी और रिस्ट्रिक्शंस। ये डायरेक्टली यूजेबल है फॉर मेकिंग पेमेंट बाय पेमेंट ऑर्डर्स, चेक्स, कार्ड्स एंड अदर पेमेंट फैसिलिटीज। फिर नॉन ट्रांसफरेबल मैंने लिखा ही नहीं डिपॉजिट, ठीक है। दूसरा आता है नॉन ट्रांसफरेबल डिपॉजिट्स, ओके, जो ट्रांसफर नहीं हो सकता, जो रिस्ट्रिक्टेड है, जो हम यूज नहीं कर सकते फॉर मेकिंग पेमेंट एट एनी टाइम, जो एक्सचेंजेबल नहीं है विद कैश या ट्रांसफरेबल नहीं है,
ओके, मतलब इसके रेस्ट्रिक्शंस सब है। ओके, फिर आता है आपका सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स। सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स, ये क्या होता है? तो ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल मार्केट में। ओके, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है? बिल ऑफ एक्सचेंज, फिर प्रॉमिसी नोट, चेक्स, याद आया आपको? तो सिक्योरिटीज जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम शेयर्स, क्योंकि इसका कोई वेस्ट नहीं, सिक्योरिटी होल्डर विद ओनरशिप राइट ओवर द इश्यूज। तो देखो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज है, कॉमन वाले हैं जैसे कि गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट का बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो इशू किया जाता है बाय डिपॉजिटरी कॉर्पोरेशन एंड सीनियर अदर इंस्ट्रूमेंट जो नॉर्मली सोल्ड किया गया है फाइनेंशियल मार्केट्स। ओके, लोन्स एंड लाइबिलिटीज जो है वो बनता है निगोशिएबल। ओके, जो क्लासिफाइड है ना। फिर देखो कूपन बेसिस सिक्योरिटी आता है, फिर एमोलाइज बेसिस सिक्योरिटी, डिस्काउंट कूपन या फिर सॉरी डिस्काउंट या फिर जीरो कूपन या उसके बेसिस में सिक्योरिटीज, डिस्काउंट, डीप डिस्काउंट बेसिस सिक्योरिटीज आते हैं। तो ये सब उसके टाइप्स। प्रीफर्ड शेयर जो है वो प्रीफर्ड वाला मतलब प्रेफरेंस शेयर्स जो है उसका फिक्स इनकम पे किया जाता है जिसमें ओनरशिप का राइट, प्रीफर्ड याद रखना, प्रीफर्ड शेयर जो है इसके पास पे किया जाता है फिक्स्ड इनकम, जिसके पास ओनरशिप का राइट नहीं है ओवर द इशूअर, जो क्लासिफाइड है सिक्योरिटी अदर देन शेयर्स। ये बॉन्ड जो है वो कन्वर्टेबल है इनटू शेयर्स, जो इस कैटेगरी में आता है। ठीक है ना, उसमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आता है। ओके, फिर मीडियम टर्म सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी जो है उसका मैच्योरिटी क्या है? 1 ईयर या फिर उससे कम। मीडियम टर्म सिक्योरिटी जो है 1 to 5 years होना चाहिए, एंड लॉन्ग टर्म जो है वो लॉन्गर देन द शॉर्ट एंड मीडियम टर्म, मतलब 5 years के ऊपर होना चाहिए, तो वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। उसके बाद आता है आपका बोरोविंग्स। बोरोविंग्स जो है ये इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं एज अ सेपरेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसको कैरी डेट थ्रू अदर इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, जैसे लोन, डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। तो बोरोविंग एंड डिपॉजिट जो है वो दोनों डिमांड है एंड टाइम है। ओके, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई, यस और नो? सो आज के लिए इतना ही से, हमने आज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और इसके क्लासिफिकेशन देखा, एंड नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर थोड़ा सा देखा आज। देखो जस्ट वेट, डिपॉजिट जो है मैंने आपको बताया था कौन सा है, ट्रांसफरेबल डिपॉजिट, दूसरा है नॉन ट्रांसफरेबल डिपॉजिट, समझा? सिक्योरिटी अदर देन शेयर्स कौन से है बताओ? यस, शॉर्ट टर्म वाला है। ओके, शॉर्ट टर्म वाला है। जस्ट वेट, ब्लू कलर दिखता नहीं है ना आप लोगों को, कुछ और कलर ले लेती हूँ। ओके, कौन सा है? तो शॉर्ट वाला है, दूसरा है अपना लॉन्ग वाला, मीडियम वाला, ठीक है, मीडियम, एंड तीसरा है लॉन्ग वाला। ठीक है ना, शॉर्ट में क्या होता है? शॉर्ट में बताओ, शॉर्ट में क्या होता है? मैंने अभी बताया आपको, शॉर्ट सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी में 1 ईयर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। अरे भूल गए क्या? ठीक है, चैट बॉक्स में आंसर चाहिए। हाँ, 1 ईयर, एंड मीडियम क्या होता है बताओ चैट बॉक्स में? यस, 1 to 5 years होना चाहिए, 1 to
5 years. एंड लॉन्ग टर्म में क्या बताओ, लॉन्ग टर्म में क्या? यस, मोर देन 5 years. ओके, समझा ये? मैंने ये फिर से क्यों लिखा, ये इम्पोर्टेंट है, भूल जाते हैं बच्चे. I don't want anyone to forget. Okay, समझा ये? So I think it's clear. चलो, so आज के लिए इतना ही. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, कर लो, सब्सक्राइब करने कर लो. दूसरी वीडियोस भी आने वाले हैं. मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर अप किया एफसी का फर्स्ट चैप्टर एंड दिस इज आवर थर्ड चैप्टर. मैं दोनों चैप्टर्स साथ में कवर अप कर रही हूँ, मतलब अलग अलग वीडियोस में, तो आपको दोनों अच्छे से आ जाए. ओके, सो आई थिंक यू हैव गॉट इट. कुछ भी डाउट है, कुछ भी है, पूछ लो चैट बॉक्स में. ओके, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा एज प्रिंसेस नायक. ओके, सो हैशटैग प्रिंसेस नायक यूज करो, सभी वीडियोस मिल जाएंगे. या फिर हैशटैग दिव्या नायक यूज करो, बट उसमें आपको थोड़े वीडियोस कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो प्रिंसेस नायक यूज करो, आपको वीडियोस मिल जाएंगे. यूज द हैशटैग एज प्रिंसेस नायक. ओके, चलो, नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन. तो आई थिंक आपको समझा होगा, आपने खुद के नोट्स बनाए होंगे, आप शेयर कर लो मुझे इंस्टा में, if आपने बनाया तो देखते हो कितना आपने कैसे बनाए हैं. ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे. चलो, मैं ये पीडीएफ शेयर कर देती हूँ आपको टेलीग्राम पे. ओके, चलिए, बाय.